नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर 40। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके सामने होंगी अहम खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। शुरुआत होगी कारोबार जगत से, फिर राजनीति का हाल। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की अपडेट्स के साथ देश और दुनिया का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर 40। सबसे पहले कारोबार की खबरें। कल की भारी गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज एक बार फिर बुल यानी तेजड़ियों की जोरदार वापसी हुई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अहम मीटिंग से ठीक पहले ग्लोबल बाजारों में आए पॉजिटिव रुख का असर भारतीय शेयर बाजारों पर दिखा। दुनिया भर में निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दर बढ़ाने के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फेड ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकता है, जबकि पहले 0.50% बढ़ोतरी का अनुमान जताया जा रहा था। इसके चलते दुनिया भर के बाजारों में तेजी रही। कारोबार के अंत में निफ्टी 300 अंकों से ज्यादा उछलकर 17,000 के पास बंद होने में कामयाब रहा। वहीं सेंसेक्स 1,000 से ज्यादा अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार में आज की रैली को सभी सेक्टर्स का समर्थन मिला। मेटल इंडेक्स में सबसे अधिक 2.5% से ज्यादा की उछाल दिखी। निफ्टी बैंक, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1.5% से ज्यादा की तेजी रही। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के इंडेक्स भी 1% तक बढ़े। आज छोटे और मझोले शेयर्स में जमकर खरीदारी दिखी। निफ्टी मिड कैप 100 में जहां 2% की उछाल आई, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 100 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। आज बैंकिंग शेयरों ने भी बाजार को भरपूर सपोर्ट किया। एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और आईटीसी 2% से ज्यादा तेजी के साथ बंद हुए। फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि वो रिलायंस से अपना स्टोर वापस हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ्यूचर रिटेल ने कहा है कि रिलायंस की ओर से उठाए गए कदम से वो अचंभित हैं। आपको बता दें कि 25 फरवरी को रिलायंस ने फ्यूचर के बड़े कई स्टोर्स को अपने कब्जे में ले लिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रिलायंस के टेक ओवर प्लान से फ्यूचर ग्रुप का मैनेजमेंट पूरी तरह अनजान था। फ्यूचर की ओर से स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी में कहा गया कि वो अपने स्टोर को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि ये नहीं बताया कि वो कैसे हासिल करेगा। केंद्र सरकार ने रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदने की योजना बना रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये खरीद एक ट्रेडर के जरिए होगी। रूस की ओर से यूक्रेन पर 24 फरवरी के हमले के बाद ये पहली डील होगी। सूत्रों का कहना है कि उरल क्रूड भारत को $20 से $25 के डिस्काउंट पर मिलेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से बैन लगाने के बाद रूस भारत जैसे बड़े देशों को डिस्काउंट पर कमोडिटीज ऑफर कर रहा है। हवाई यात्रियों का सफर महंगा हो सकता है। जेट फ्यूल के दाम में लगातार तेजी का दौर जारी है। आज एटीएफ की कीमतों में रिकॉर्ड 18% की बढ़ोतरी हो गई है। इस बढ़ोतरी के बाद कीमतें 1 लाख रुपए प्रति किलो लीटर के पार पहुंच गई हैं। बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में एटीएफ की कीमत 1,10,666 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है। आपको बता दें, किसी एयरलाइन की कुल लागत में ईंधन की करीब 40% हिस्सेदारी होती है। इस साल जेट फ्यूल के दाम में ये 5वीं बार बढ़ोतरी की गई है। 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की दरें बढ़ना तय हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित दरों पर सभी पक्षों ने सुझाव दे दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि बीमा कंपनियां प्रस्तावित दरों से ज्यादा बढ़ोतरी चाहती हैं। आपको बता दें, 2.5 साल के बाद 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा। जून 2019 में ये आखिरी बार प्रीमियम में बदलाव हुआ था। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कुल कारोबार में मोटर थर्ड पार्टी का हिस्सा 25% तक होता है। प्रस्ताव के मुताबिक नई प्राइवेट कार का थर्ड पार्टी प्रीमियम 23% तक महंगा हो सकता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अपनी ग्रुप पॉलिसी की शर्तों को अब सख्ती से लागू कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि गैर नेटवर्क हॉस्पिटल में भर्ती होने पर क्लेम का निपटारा नहीं होगा। हालांकि इमरजेंसी और दुर्घटना के मामले में गैर नेटवर्क अस्पतालों में इलाज मुमकिन है। स्टार हेल्थ का देश भर में 12,000 हॉस्पिटल्स के साथ करार है। स्टार हेल्थ के मुताबिक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के तहत ही कंपनी नियमों में सख्ती कर रही है। कंपनी का कहना है कि गैर नेटवर्क हॉस्पिटल में कंपनी का इलाज के दरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई ने कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स की कीमतें तय कर दी हैं। कंपनी ने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत 800 रुपए प्रति डोज होगी, जबकि सरकार को 145 रुपए के रेट से सप्लाई होगा। कंपनी ने कहा है कि वो हर महीने 10 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन करेगी। कंपनी का दावा है कि दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना वैक्सीन है। कंपनी 6 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन के ट्रायल की योजना बना रही है। आपको बता दें कि अभी देश में 12 से 14 साल के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन ही दी जा रही है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार को शोकेस किया। ये कार टोयोटा की मिराई है। टोयोटा मिराई ग्रीन हाइड्रोजन से पैदा होने वाली बिजली पर चलेगी। दावा किया गया है कि कार के सिर्फ 5 मिनट 5.5 किलो हाइड्रोजन भरा जा सकेगा और एक बार टैंक फुल होने पर यह करीब 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है और इसमें पानी के अलावा कोई और उत्सर्जन नहीं होगा। गडकरी ने बताया कि ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है और इसका उद्देश्य देश में इस तरह के वाहनों के लिए परिवेश तैयार करना है। फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने शिविंदर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। शिविंदर मोहन सिंह RFL यानी रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खड़कल कला में पंजाबी में शपथ ग्रहण की। मान को गवर्नर BL पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मान ने पंजाबी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली। भगवंत मान अब पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ ग्रहण के बाद मान ने आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। मान ने केजरीवाल की तारीफ की और उनके लिए तालियां भी बजवाईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवंत मान को CM पद की शपथ लेने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि पंजाब के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। PM ने ट्वीट कर कहा है कि पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करना होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पंजाब की कुल 117 सीटों में से 92 पर जीत दर्ज की थी। गोवा और मणिपुर में सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज गोवा और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों ने PM मोदी से मुलाकात की। संभावना जताई जा रही है कि पार्टी नेतृत्व राज्यों में नई सरकार की बागडोर संभालने के लिए फिर से प्रमोद सावंत और N बीरेन सिंह पर भरोसा जता सकता है। मणिपुर और गोवा के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात के बाद PM मोदी ने ट्वीट किया। PM ने कहा कि N बीरेन सिंह मणिपुर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सावंत से मुलाकात के बाद PM ने कहा कि आने वाले समय में गोवा की प्रगति के लिए काम करते रहेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजा। सोनिया गांधी ने पंजाब सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा था। सिद्धू ने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सिर्फ 2 लाइन में लिखा। आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के बाद से सिद्धू विवादों में रहे। उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद तत्कालीन CM चरणजीत सिंह चन्नी से भी काफी विवाद रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज लोकसभा में सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार के साथ मिलकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनियों का इस्तेमाल नेताओं और राजनीतिक दलों के नैरेटिव को आकार देने के लिए किया जा रहा है। इन प्लेटफॉर्म पर सभी पार्टियों का समान अवसर नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस में मचा घमासान थमता नहीं दिख रहा। कपिल सिब्बल के गांधी परिवार को निशाना बनाए जाने के बाद अब कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता सिब्बल पर पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाया है कि कपिल सिब्बल ने पार्टी में किसी भी पद के लिए कब चुनाव लड़ा। सलमान खुर्शीद ने गांधी परिवार के नेतृत्व की आलोचना करने के लिए अपने पार्टी सहयोगी सिब्बल पर पलटवार करते हुए ये पूछा। खुर्शीद ने कहा कि संगठन से इतना कुछ मिलने के बाद शिकायत करना थोड़ा दुखद है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका की जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने चीफ जस्टिस NV रमणा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। चीफ जस्टिस ने सोमवार को इस मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा कि दूसरों ने भी इस मामले का उल्लेख किया है। कोर्ट होली की छुट्टियों के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन पर सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि उसे सरकार की तरफ से 7 नवंबर 2015 को जारी किए गए नोटिफिकेशन में कोई संवैधानिक परेशानी नहीं नजर आती। आपको बता दें कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की ओर से वन रैंक वन पेंशन नीति के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया कि इसे गलत तरीके से लागू किया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तथ्य पर गौर करना होगा कि OROP की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, ये एक नीतिगत फैसला है। ऑगस्टा वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर मामले में CBI ने पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा और वायुसेना के 4 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। खबरों के मुताबिक CBI को शशिकांत शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। CBI ने 3,600 करोड़ रुपए के ऑगस्टा वेस्टलैंड VVIP हेलीकॉप्टर सौदे में भ्रष्टाचार के मामले में शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक CBI ने शर्मा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी मिलने के बाद आरोप पत्र दायर किया है। शर्मा 2011 और 2013 के बीच रक्षा सचिव थे, उन्हें CAG नियुक्त किया गया था। आज से 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। इसके अलावा 60 साल से अधिक आयु के लोगों को प्रिकॉशन डोज देने के लिए कोमॉर्बिडिटी वाली शर्त को हटा दिया गया है। यानी अब 60 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज ले सकता है। 12 से 14 साल तक के बच्चों को कोर्बेवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने पहले ही कहा था कि 12 से 14 साल तक के बच्चों को ही सिर्फ कोर्बेवैक्स ही लगाया जाएगा। और खबर चालीसा में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश और दुनिया का हाल फटाफट अंदाज में, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए शुरू करते हैं खबरों का रफ्तारी अंदाज एक बार फिर से। ट्रेनों से सफर करने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए बुरी खबर आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए रेल किराए में सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट पर लगी पाबंदी फिलहाल जारी रखने की बात कही है। कहने का मतलब ये हुआ कि पाबंदी हटने का इंतजार कर रहे सीनियर सिटीजन्स को फिलहाल पूरा रेल किराया देना होगा। आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन्स को रेल किराए में छूट मिलती है, जो कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान मार्च 2020 से बंद कर दी गई थी। इसके बाद ट्रेनें दोबारा शुरू की गई। सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट शुरू नहीं की गई। कश्मीर के नौगाम इलाके में आज आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए थे और इनके पास से कई खतरनाक विस्फोटक हथियार और आपत्तिजनक सामान बरामद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से एक 23 साल का शाकिब मुश्ताक खान श्रीनगर के खान मुंह का रहने वाला था, जबकि बाकी 2 आतंकी आदिल नबी तेली और उमेर नबी तेली पंपोर के रहने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जुड़े केस में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों को 15-15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी। साथ ही दोनों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की हिदायत दी गई है। दिशा के परिजनों की ओर से दर्ज FIR में गिरफ्तारी की आशंका के चलते पिता पुत्र ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। दिशा के परिजनों ने आरोप लगाया था कि राणे परिवार ने उनकी बेटी को अलग अलग मंचों पर बदनाम करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भूमि विवाद में पूर्व प्रधान, उनके माता पिता और भाई समेत 4 लोगों की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। इस दौरान 6 लोग जख्मी हुए हैं। घटना अमेठी के राजापुर गांव की है। मंगलवार देर रात दबंगों ने पूर्व प्रधान के घर में घुसकर पूरे परिवार पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया। हमले में 4 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अमेठी समेत कई थानों की फोर्स गाँव में तैनात है। बिहार बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा के नतीजों को जारी कर दिया है। बोर्ड की इस परीक्षा में करीब 13.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 80% छात्र सफल रहे हैं। बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा फरवरी में हुई थी और 8 मार्च तक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। परीक्षा में सबसे ज्यादा 90.38% कॉमर्स में, साइंस में 79.81% और आर्ट्स में 79% छात्र पास हुए। गोपालगंज के VM इंटर कॉलेज के छात्र संगम राज 483 अंक प्राप्त कर आर्ट्स टॉपर बने। उनके पिता ई रिक्शा चालक हैं।
जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि सलमान खान और साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी साथ काम करने वाले हैं और अब इस फिल्म का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। सलमान खान साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म गॉड फादर में नजर आएंगे। इस फिल्म के जरिए वो तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करेंगे। चिरंजीवी ने सोशल मीडिया के जरिए सलमान के साथ फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि इस फिल्म को मोहन राजा डायरेक्ट करेंगे। ये मलयालम की सुपरहिट फिल्म लूसीफर का रीमेक है। करीना कपूर खान भी ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। कहानी और बदला जैसी फिल्म बनाने वाले सुजॉय घोष की वेब फिल्म में करीना नजर आएंगी। इस बात की जानकारी नेटफ्लिक्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी। ये फिल्म जापानी नॉवेल डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स का हिंदी एडेप्टेशन है। इस वेब फिल्म में करीना के अलावा गली बॉय फेम विजय वर्मा और पाताल लोक फेम जयदीप अहलावत भी नजर आएंगे। शाहरुख खान ने ओटीटी की दुनिया में कदम रख दिया है। शाहरुख खान ने अनुराग कश्यप के साथ अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म SRK+ की तैयारी को लेकर Disney+ हॉटस्टार का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। फैंस अब जल्द SRK+ लॉन्च होने का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान आखिरी बार बड़े पर्दे पर 2018 में आई फिल्म जीरो में नजर आए थे। अब वो पठान में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम के साथ नजर आने वाले हैं। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली है। आज फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी और निर्माता अभिषेक सहित फिल्म की पूरी टीम ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अग्निहोत्री ने अपनी टीम को प्रोत्साहित करने के लिए अमित शाह को धन्यवाद दिया। वहीं अमित शाह ने सच्चाई सामने लाने के लिए टीम को सराहा। वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने झंडे गाड़ दिए हैं। फिल्म अब तक 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुके हैं। 5वें दिन यानी मंगलवार को 18 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म ने किया। सोमवार को 15 करोड़ का बिजनेस किया। इसके अलावा बात करें अगर हम तो पहले वीकेंड में ही फिल्म काफी बेहतर नजर आई थी। इस लिहाज से फिल्म ने इंडिया में 5 दिनों में 60 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर लिया है। महिला वर्ल्ड कप के 15वें मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इंग्लैंड की जीत में कप्तान हेदर नाइट और नताली सिवा का महत्वपूर्ण भूमिका रही। हेदर नाइट ने 72 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए। वहीं नताली ने मिले जीवन दान का भरपूर फायदा उठाया और 46 गेंदों पर 45 रन बनाकर कप्तान हेदर नाइट के बाद टॉप स्कोरर रही। दरअसल इंग्लैंड की पारी के 5वें ओवर में झूलन गोस्वामी की 5वीं गेंद पर नताली को जीवन दान मिला था। भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला गेंदबाज बन चुकी हैं। उन्होंने विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की। हालांकि महिला विश्व कप में भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए दूसरा टेस्ट ड्रॉ करा दिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में हुए दूसरे टेस्ट मैच के दौरान बाबर ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने इस दौरान करियर की बेस्ट पारी खेली। हालांकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बावजूद वो अपने दोहरे शतक से चूक गए, लेकिन वो दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच की चौथी पारी में 190 से ज्यादा रन बनाए हैं। इसके अलावा बाबर सबसे ज्यादा समय तक क्रीज पर टिकने वाले पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस बार आईपीएल में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर खिलाड़ियों और टीमों को कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। बायो बबल नियम तोड़ने वालों पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही एक मैच के लिए बैन और टीम के अंक तक काटे जाएंगे। दरअसल पिछले सीजन में खिलाड़ियों और स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने के बाद इसे बीच में ही स्थगित करना पड़ा था। उसके बाद बचे हुए मैच यूएई में आयोजित किए गए थे। ऐसे में बीसीसीआई ने सख्ती करते हुए आईपीएल में ये नए नियम लागू किए हैं। आईपीएल 2022 के 15वें सीजन के आगाज में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। राजस्थान रॉयल्स ने इस साल युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल किया है। राजस्थान रॉयल्स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें चहल की फोटो को शेयर करते हुए इन्हें राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान के तौर पर पेश किया गया। आपको बता दें कि आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने ऐलान किया था कि संजू सैमसन राजस्थान के कप्तान बने रहेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा। खबरों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके महत्वपूर्ण शहर खार्किव में हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन के साथ समझौते के लिए कुछ बातों पर सहमति होने के करीब है। रूस की अन्य मांगों में यूक्रेन का विसैन्यीकरण, यूक्रेन के रूसी भाषा का उपयोग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी शर्तें शामिल हैं। हालांकि यूक्रेन ने रूसी तटस्थ राज्य मॉडल को सिरे से खारिज कर दिया है। रूस यूक्रेन जंग को 21 दिन हो गए हैं। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर
बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना की गोलीबारी में कम से कम 500 नागरिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। शहर की इमरजेंसी सर्विसेज एजेंसी ने आंकड़ा जारी करते हुए कहा कि मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। दूसरी तरफ रूसी हमले से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को करीब 6,204 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में अस्पताल के कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक तरफ देश में युद्ध छिड़ा है, दूसरी ओर इन लोगों को देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते भी चुनौतीपूर्ण हालात का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे शहर के प्रमुख स्वास्थ्य सुविधा केंद्र खार्किव में अपनी खिड़कियों को पूरी तरह से बंद कर दिया है और प्रत्येक दिन उसे नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के हिजाब विवाद की लौ पाकिस्तान तक पहुंच गई है। पाकिस्तान ने कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर पाबंदी को लेकर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर गंभीर चिंता जताई और कहा कि ये फैसला धार्मिक रीति रिवाजों की स्वतंत्रता के सिद्धांत को बरकरार रखने के खिलाफ है। ये फैसला निरंतर जारी मुस्लिम विरोधी अभियान में एक और गिरावट का प्रतीक है, क्योंकि इस अभियान के तहत मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की आड़ ली जा रही है। अदालत का ये कदम अल्पसंख्यकों के लिए घातक है। मॉस्को पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान की रूस की ओर से निर्मित गैस पाइपलाइन को अंतिम रूप देने की योजना है। फाइनेंशियल टाइम्स की माने तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तरीन ने बताया है कि अरबों डॉलर की पाकिस्तान स्टीम पाइपलाइन बनाने के लिए रूस के साथ एक सौदा करीब पूरा हो चुका है। तरीन ने बताया कि हमें LNG को दक्षिण के उत्तर की ओर ले जाने के लिए एक गैस पाइपलाइन की जरूरत है। ऐसे में पाकिस्तान इस सौदे को आगे बढ़ाएगा। और खबर 40 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।